नमस्कार साथियों। तो हम आपके बीएड एंट्रेंस एग्जाम के लिए बहुत सारे पीओएसक्यू ओके और जो जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस हैं उन सबको डिस्कस कर रहे थे। ओके, एग्जाम नज़दीक आ गया है तो ज़रा ध्यान से पढ़िए, जितना हो सके पढ़िए। ओके, 2-3 दिन की बात है और अभी नहीं तो कभी नहीं, ऐसा टाइम सोच के लग जाइए। ओके, सही है। मन ना करे तो भी बैठे रहिएगा। ओके, क्योंकि बहुत 1 लाख स्टूडेंट आर अप्लाइंग फॉर दिस फॉर ओनली 1000 सीट्स। ओके, सो तो उतना तो टाइम एंड एफर्ट देना पड़ेगा आप लोगों को उन सबको पीछे छोड़ने के लिए। ओके, तो पढ़ते हैं। नेक्स्ट, ए टीचर ऑब्जर्विंग मिसबिहेवियर ऑफ ए स्टूडेंट, व्हाट ही कैन डू। अगर कोई टीचर के सामने कोई बच्चा मिसबिहेव कर रहा है, ओके, तो एट द टाइम टीचर को क्या करना चाहिए। ये हमारा एक सिचुएशनल बेस्ड क्वेश्चन हो गया आप लोगों का। इन तरह के क्वेश्चन में आप खुद सोचिएगा। ओके, आपके अंदर से जो आंसर निकलेगा वही अप्रोप्रिएट आंसर होता है इसमें। ओके, पनिश द स्टूडेंट एंड आइसोलेट हिम फ्रॉम द क्लास फॉर सम डेज। बच्चे को सबके सबके सामने पनिशमेंट करके उसको कुछ दिन क्लास से आइसोलेट करना, ये तो नहीं हो सकता भाई। ओके, पनिशमेंट आ गया तो समझ ले कुछ भी हो, पनिशमेंट के थ्रू आपको नहीं जाना है, कौन सा भी ऑप्शन। ओके, नेक्स्ट, आस्क द स्टूडेंट अबाउट द रीजन फॉर द मिसबिहेवियर एंड कन्फ्रंट हिम इन द क्लास। बच्चे को क्यों मिसबिहेव कर रहा है बोल के उसको क्लास में पीटेंगे, ये भी नहीं हो सकता। ओके, ये भी तो पनिशमेंट हो गया। नेक्स्ट, मूव अवे फ्रॉम द स्टूडेंट। बच्चे से आप दूर चले जाएं, मूव अवे फ्रॉम द स्टूडेंट। टेक टाइम टू काम डाउन एंड थिंक ऑफ द बेस्ट वे टू रेस्पॉन्ड। ओके, आपके सामने आपका कोई स्टूडेंट मिसबिहेव कर रहा है, आप क्या वहां से निकल जाएंगे दूर, थोड़ा सा खुद को शांत करेंगे और फिर से आके उसको रेस्पॉन्ड करेंगे? नहीं, यू हैव टू इंस्टेंट रेस्पॉन्ड देयर। सो दिस इज नॉट द प्रॉपर आंसर। मूव अवे फ्रॉम द स्टूडेंट एंड टेक टाइम टू काम डाउन एंड थिंक ऑफ द बेस्ट वे टू रेस्पॉन्ड, ऐसा नहीं हो सकता। टॉक टू द स्टूडेंट कामली। बच्चे से प्यार से बात करिए। अबाउट ऑब्जर्व बिहेवियर एंड एक्सप्लेन व्हेयर इट इज अनएक्सेप्टेबल, और ये क्यों एक्सेप्टेबल है वो बच्चे को आपको बताना है। ओके, दिस इज द करेक्ट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। नेक्स्ट, NLM स्टैंड्स फॉर। ओके, व्हाट इज NLM? देखिए ये डायरेक्ट क्वेश्चन आ रहा है। नेशनल लिटरेसी मोटिवेशन, मोटिवेशन नहीं है, ये एक मिशन है। नेशनल लर्निंग मोटिवेशन नहीं, नेशनल लर्निंग मिशन या नेशनल लिटरेसी मिशन। देखिए ये सेम सेम देख के आपको कंफ्यूज करने के लिए, सही है। आंसर इज नेशनल लिटरेसी मिशन। होप यू अंडरस्टैंड, राइट इट डाउन, फिर हम आगे बात करेंगे। ओके, our next question is, which of the following statement is false with reference to SSA, सर्व शिक्षा अभियान के तहत कौन से ऐसे सेंटेंस है जो कि गलत है। ओके, देखिए ये जो क्वेश्चन जितना आसान लगता है ना उतना डिफिकल्ट भी होता है, क्योंकि हमको ये प्रायोरिटी में देना चाहिए कि एसएसए में हमने क्या क्या पॉइंट्स पढ़ा है, तो उसके बेसिस पे हमारा आंसर होगा। सही है। to provide relevant elementary education for all children and the age group of 6 to 14, ये तो सही है भाई, ये एसएसएल में है। ओके, नेक्स्ट, to bridge social, regional and gender gaps with active participation of community in management of school, हाँ है ना। और जो मैनेजमेंट कम्युनिटी है, ओके, कम्युनिटी मेंबर्स हैं, उन सब का एक्टिव पार्टिसिपेशन हो, ये पॉइंट भी है एसएसए में, है ना। नेक्स्ट, टू इंक्रीज द फीमेल लिटरेसी रेट अप टू 75% ऑफ द टोटल फीमेल पॉपुलेशन ऑफ द कंट्री। ओके, जितने फीमेल है उनके 75% का लिटरेसी अचीव हो, ये है। क्या आपने ये पढ़ा है वहाँ पे? है नहीं वहाँ पे। ओके, लेकिन हमको पढ़ने से ये लगता है कि ये भी हो सकता है ऐसे कहेंगे सर्व शिक्षा अभियान सबसे शिक्षा के लिए है। ओके, एंड आई भी ऑप्शन इज टू यूनिवर्सलाइज एंड इम्प्रूवमेंट द क्वालिटी ऑफ एजुकेशन। यूनिवर्सलाइजेशन ऑफ एजुकेशन के अंडर ही ऐसे आता है ना इंडिया में। और ये जो है ना, ये NLM नेशनल लिटरेसी मिशन, नेशनल लिटरेसी मिशन का काम है। ये जो फीमेल लिटरेसी रेट इज द वर्किंग ऑफ NLM, सो द false statement is this third. Okay, to increase the female literacy rate up to 75% in the total female population of country, क्योंकि हमको स्पेसिफाई करके एसएसए के बारे में पूछा है जो कि प्राइमरी एजुकेशन का था। तो इट इज योर आंसर। समझ में आया? होप यू अंडरस्टैंड दिस। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, which of the following terms refers to the way the curriculum is taught and the methodological aspect of
लर्निंग एंड टीचिंग, मेथोडोलॉजिकल एस्पेक्ट ऑफ लर्निंग एंड टीचिंग। तो आंसर क्या होगा? पेडागोजी, है ना? होप यू अंडरस्टैंड। पेडागोजी क्यों कहा मैंने, आपको पता है? तो साइंस ऑफ टीचिंग को ही पेडागोजी कहते हैं, तो मेथोडोलॉजी ऑफ टीचिंग को ही पेडागोजी कहते हैं। सोशियोलॉजी क्या है? तो हमारा जो सोसाइटी को स्टडी करना, समाज शास्त्र इसको कहते हैं ना, तो स्टडी ऑफ सोसाइटी नोन एज सोशियोलॉजी, है ना? नेक्स्ट हमारा, अगर पेडागोजी और हेटागोजी में क्या आपको कुछ अंतर दिखाई देता है? पेडागोजी और हेटागोजी, देखिए एंथ्रोपोलॉजी जो है इसका क्या, स्टडी ऑफ ह्यूमन बिहेवियर, स्टडी ऑफ ह्यूमन बिहेवियर, स्टडी ऑफ ह्यूमन बिहेवियर इज एंथ्रोपोलॉजी। किस तरह के उसका कल्चर की स्टडी, कल्चर सोसाइटी, है ना? कल्चर सोसाइटी, उसका इवैल्यूएशन, इवोल्यूशन किस तरीके से वो भलो, इस सारी चीज को एंथ्रोपोलॉजी कहा जाता है। ओके, एग्जामिनिंग ऑल एस्पेक्ट ऑफ ह्यूमन लाइफ, एग्जामिनिंग ऑल एस्पेक्ट ऑफ ह्यूमन लाइफ। ओके, थोड़ा सा मैं आपको इंट्रो दे देता हूँ। देखिए ये जो पेडागोजी है ना, ये हमारे टीचिंग से रिलेटेड तीन इंपॉर्टेंट टर्म है। ओके, एक है पेडागोजी, एक है एंड्रागोजी, एंड वन इज हेटोगोजी। ओके, इसका मतलब हमको समझ लेना चाहिए, क्योंकि पता नहीं कब कौन सा हमारे काम में आ जाए। ओके, एक है पेडागोजी, दूसरा है एंड्रागोजी, एंड तीसरा है हेटोगोजी। ओके, देखिए ये जो पेडागोजी है, पेडागोजी लिटरली कौन कंडक्ट कराते हैं? टीचर, है ना? इसके कंट्रोल किसमें है? इसमें कंट्रोल है पेडागोजी में टीचर का। ओके, एंड्रागोजी में लर्नर का, और वो भी पार्शियली। ओके, फुल ओनली लर्नर नहीं करते, पार्शियली लर्नर का होता है। एंड हेटोगोजी में लर्नर। ओके, इनका कंट्रोल लर्नर में होता है। देखिए पेडागोजी किस पे फोकस करता है? पेडागोजी फोकस ऑन कंटेंट डिलीवरी, जो आपने आया है वो अच्छे तरीके से कैसे आप बच्चों को डिलीवर कर सकें, दैट्स डील विथ पेडागोजी, कंटेंट डिलीवरी। एंड एंड्रागोजी मींस दैट्स द सेल्फ डिलीवर, सेल्फ डायरेक्टेड। समझ में नहीं आया? सेल्फ डायरेक्टेड मतलब एक्सपीरियंस से, अपने एक्सपीरियंस बेस्ड लर्निंग जो है वो एंड्रागोजी में आता है। नेक्स्ट हेटागोजी, ये सब टर्मिनोलॉजी है एजुकेशनल बैकग्राउंड में। ओके, सही है। हेटागोजी मींस सेल्फ डिटरमाइन, खुद से खुद डिटरमाइन कर, खुद से खुद पढ़ना, दैट्स इज हेटागोजी। ओके, कैपेबिलिटी बेस्ड, दिस इज द कैपेबिलिटी बेस्ड। होप यू अंडरस्टैंड दिस, राइट इट डाउन। ओके, फिर हम आगे बात करेंगे। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन। साउंड का थोड़ा इशू हो सकता है क्योंकि बारिश बहुत जोर हो रही है यहाँ पे अभी। ओके, व्हिच ऑप्शन इज इनकरेक्ट व्हाइल मैनेजिंग क्लासरूम, क्लासरूम मैनेजमेंट करने वक्त कौन सा स्टेटमेंट है जो कि गलत है? ओके, कीपिंग कंट्रोल ऑन इमोशन, ये तो सही बात है। जब हम क्लासरूम कंडक्ट कर रहे हैं, मैनेज कर रहे हैं, एट द टाइम वी हैव टू कीप आवर इमोशन इन कंट्रोल। मेंटेन आई कांटेक्ट, ये भी तो करना चाहिए, क्लास कर रहे हो तो आई कांटेक्ट तो होना चाहिए। नेक्स्ट, रेस्पेक्टिंग स्टूडेंट, जिस जो स्टूडेंट के कोई बात हो उसको हम रेस्पेक्ट देना चाहिए, अगर कोई सही बात बोल रहा है इस तरह, मतलब डिसरेस्पेक्ट नहीं करना चाहिए। नेक्स्ट, रेस्पॉन्डिंग सम स्टूडेंट, मतलब अरे क्या हम सिर्फ कुछ ही स्टूडेंट को ही रेस्पॉन्ड करेंगे? नहीं, तो हमारा गलत आंसर यही होगा। ओके, दिस इज द आंसर। इनकरेक्ट स्टेटमेंट पूछा है। ओके, रेस्पॉन्डिंग सम स्टूडेंट, ये ट्रिकी क्वेश्चन है। ये क्या होता है, आपको सब सही लगता है, कोई ना कोई आप कर लेंगे। ये जो रेस्पेक्टिंग स्टूडेंट को लोग मार के चले आते हैं, अरे बच्चे को कौन रेस्पेक्ट करता है क्लासरूम में? नहीं, वो हो, अरे फॉर एग्जाम्पल हमको उनकी बात को ध्यान से सुनना चाहिए, अगर कोई बच्चा कुछ बोल रहा है तो उसको रेस्पेक्ट के साथ उसके बात को सुनना चाहिए, दैट्स द मीनिंग। ओके, नेक्स्ट, व्हिच ऑफ द फॉलोइंग सिस्टम ऑफ एजुकेशन इन इंडिया is about ensuring basic elementary education to student. Okay, basic elementary education of student from kindergarten to 12th grade. Okay, from kindergarten to 12th grade, the K2 system,
सीनियर सेकेंडरी 10+2 एंड +3 सिस्टम, तो इंटरमीडिएट एजुकेशन द +2 सिस्टम ऑफ एजुकेशन। यहाँ पे किंडरगार्टन टू 12th ग्रेड लिखी जाए तो आपने आंसर तो ढूंढ लिया होगा, है ना, समझ में आया। लेकिन मैं चाहता हूँ आप K2 सिस्टम को अच्छी तरीके से थोड़ा समझ लो, क्योंकि इसमें से क्वेश्चन रिपीट हो रहे हैं। ओके, आपने होप इसको लिख लिया होगा। तो K2 सिस्टम ऑफ K12 सिस्टम ऑफ एजुकेशन, ये इंपॉर्टेंट इसलिए है क्योंकि ये अब हमारे NEP 2020 में आ गया है। ओके, नेशनल पॉलिसी ऑफ एजुकेशन जो 2020 है इसमें भी ये आ गया है, तो इसलिए इट इज सो इम्पोर्टेंट, वी हैव टू डिस्कस दिस। द K2 सिस्टम, हेडिंग दीजिए द K12 system, kindergarten to 12. Okay, this refers to education system from kindergarten to 12th grade. Okay, from education system लिख देता हूँ, education system from kindergarten to बाल वाटिका जिसको कहते हैं। ओके, from kindergarten to 12th grade। ओके, सही है। ये कहाँ पहले था, ये यूएस में था, कनाडा, फिलीपींस, यहाँ पे ये यूज कर रहा था। ओके, यहाँ पे इसको हम वहाँ पे ये स्ट्रक्चर ऑफ एजुकेशन काम कर रहा था। ओके, इसका जो स्ट्रक्चर अगर हम देखेंगे, ओके, यूएस में है, अमेरिका का एजुकेशन सिस्टम ये है, तो थोड़ा सा तो इम्पोर्टेंट होगा। स्ट्रक्चर अगर देखेंगे तो ये 4 में डिवाइड, पहला है किंडरगार्टन, ओके, दूसरा है प्राइमरी और एलिमेंटरी स्कूल, प्राइमरी और एलिमेंटरी स्कूल। नेक्स्ट वन इज मिडिल स्कूल और जूनियर हाई स्कूल, मिडिल स्कूल और जूनियर हाई स्कूल, जूनियर, এটা एक वाइज बानो स्कूल, एक 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 हो गया। हाई स्कूल में सीनियर हाई स्कूल, सीनियर हाई स्कूल। ओके, किंडरगार्टन, प्राइमरी और एलिमेंट्री एजुकेशन, मिडिल स्कूल और जूनियर हाई स्कूल और सीनियर हाई स्कूल। ओके, देखते हैं किंडरगार्टन जो है ये इट्स एज ग्रुप जो क्या कहते हैं, एज ग्रुप 4 से 6 जो बच्चे हैं वहाँ पे किंडरगार्टन में जाएंगे। ओके, और प्राइमरी एजुकेशन कहाँ से कहाँ तक होगा, ग्रेड 1 से लेके 5 तक और 6 तक लेके चल सकते हैं। ओके, ग्रेड 1 से लेके 5 तक। नेक्स्ट मिडिल स्कूल जो होता है वो 6 से 8। ओके, इट इज ग्रेड 6 to 8। ओके, ग्रेड 6 to 8। नेक्स्ट जो हाई स्कूल होता है वो कहाँ से, ग्रेड 9 से लेके 12 तक होता है। ओके, 9 से लेके 12 तक किंडरगार्टन, प्राइमरी और एलिमेंटरी स्कूल ग्रेड, मिडिल स्कूल और जूनियर हाई स्कूल ग्रेड, ग्रेड नहीं ग्रेड इसी में है। ओके, एलिमेंटरी स्कूल, मिडिल स्कूल और जूनियर हाई स्कूल और सीनियर हाई स्कूल। ओके, तो इसमें क्या होता है, किंडरगार्टन में 4 से 6 के उम्र में जितने बच्चे हैं वो किंडरगार्टन में जाएंगे, बाल वाटिका में जाएंगे, फिर प्राइमरी एजुकेशन, फिर मिडिल स्कूल, फिर हाई स्कूल। ओके, और इसमें जो एज है 1 से 5 लेके 1, 6 से 8 और 9 से लेके 12 तक। ओके, ये इसका स्ट्रक्चर था किसका, K12 सिस्टम का। ओके, किंडरगार्टन टू एजुकेशन, इसका आपने लिख लिया होगा। ये कहाँ था, यूएस में था, कनाडा में था, फिलीपींस में, ये दिस स्ट्रक्चर ऑफ एजुकेशन था। लेकिन इसको हमने इंडिया में इंट्रोड्यूस कर दिया है। इंडिया में सबसे पहले जो था, इंडिया ट्रेडिशनली फॉलो, इंडिया ट्रेडिशनली फॉलो 10, उसके बाद +2, उसके बाद +3, ऐसा कोर्स, दिस कोर्स। ओके, 10+2 ऐसे फॉलो करता था। ओके, लेकिन बट
with the national education policy NEP 2020, but the national education policy, ओके, NEP 2020 में इसको हमने रिवाइज कर दिया है। और इट्स मूविंग क्या क्या होता है, दिस इज इम्पोर्टेंट। ओके, थोड़ा सा देखिए। पहला होता है फाउंडेशन, फाउंडेशन, फिर होता है प्रिपरेटरी, प्रिपरेटरी, फिर होता है मिडिल, एंड नेक्स्ट इज सेकेंडरी। ओके, फाउंडेशन, प्रिपरेटरी, मिडिल एंड सेकेंडरी, फाउंडेशन, प्रिपरेटरी, मिडिल एंड सेकेंडरी। इसमें क्या क्या होगा, 5 + 3 + 3 + 4, ये हमारा स्ट्रक्चर है। अभी NEP 2020 में जब चेंजेस हुए हैं तब हमारा जो स्ट्रक्चर है एजुकेशन का ये हो गया। दिस इज बेस्ड ऑन दी K-12 फिलोसफी, K-12 फिलोसफी को लेके ये हमने किया है। ओके, होप यू अंडरस्टैंड दिस। ओके, राइट इट डाउन, प्रिपेयर योरसेल्फ फॉर योर एग्जाम। ओके, चलिए